हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 120 यानी 120। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। गौर करेंगे। ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कौन है? ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कौन है? तो ऑप्शन बी आचार्य आनंद वर्धन। आचार्य आनंद वर्धन। ठीक है, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें। ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ऑप्शन ए आनंद वर्धन को। आनंद वर्धन को ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं दोस्तों प्रश्न की। ध्यान दें। उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए दिया था, लेकिन संशोधित उत्तर कुंजी में विकल्प सी माना है। जबकि बलदेव उपाध्याय ने अपनी पुस्तक संस्कृत आलोचना, क्या नाम है पुस्तक का? संस्कृत आलोचना। किसकी पुस्तक है? बलदेव उपाध्याय की पुस्तक है। ठीक है, इस पुस्तक के संस्करण 1957 में आने वाले संस्करण में स्पष्ट रूप से लिखा है। किसने? बलदेव उपाध्याय ने। क्या लिखा है? कि ध्वनि के सिद्धांत को व्यवस्थित करने का श्रेय आचार्य आनंद वर्धन को प्राप्त है। ठीक है, तो आप अपना उत्तर आनंद वर्धन ही मानकर चलेंगे। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि जो आंसर की आती है ना, उसमें भी उत्तर गलत होते हैं। जब हम एक एक दो मार्क्स से रह जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण ये भी है कि आंसर की गलत होती है। ठीक है, इसीलिए जब आप कोई भी एग्जाम देकर आए तो जब उसकी ऑफिशियल आंसर की आए तो आप उसे एक बार ज़रूर चेक करें। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप सही हैं तो आप अपने उत्तर को लेकर क्लेम भी कर सकते हैं। ठीक है, जो कि बहुत सी जानकारी नहीं होती स्टूडेंट्स को, तो ये बातें भी आप ध्यान रखें। ठीक है, क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं तो आपको पता होता है कि आप किस स्थिति में किस लेवल पर कितनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, और किसी की लापरवाही की वजह से अगर आपका एग्जाम रह जाता है तो ये आपकी गलती नहीं है। हाँ, लेकिन सतर्कता ज़रूरी है। ठीक है, और आपको क्या एक्शन लेना है अपने लिए तो वो भी ध्यान रखें। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे। यहाँ पर एक लक्षण दिया गया है दोस्तों काव्य शास्त्र के अनुसार। ठीक है, ध्यान रखें। तो पढ़ते हैं, गौर करेंगे जरा। जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराए। जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को, यानी जो उसका डायरेक्ट मीनिंग है, उसको त्याग कर किसी अन्य अर्थ की प्रतीति कराए तो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण हो। क्या है? तो फिर से सुन ले इसको, पंक्ति को। जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराए तो जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण हो। ठीक है, ऐसे है ये पंक्ति। तो ये काव्य शास्त्र के अनुसार यह लक्षण किसका है? ठीक है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, ध्वनि। ठीक है, ध्वनि का लक्षण है दोस्तों ये। ठीक है, तो ध्यान से समझ लें इसको। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या पढ़ने पर प्रश्न स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझें। जहाँ शब्द
प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराए जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण हो। ठीक है, काव्य शास्त्र के अनुसार यह ध्वनि अथवा उत्तम काव्य का लक्षण है। किसका लक्षण है? ध्वनि अथवा उत्तम काव्य का लक्षण है। ठीक, ध्वनिकार ने इसकी परिभाषा इस प्रकार लिखी है। क्या लिखी है? ध्यान से सुने। जहाँ अर्थ अथवा शब्द स्वयं को, जहाँ अर्थ अथवा शब्द स्वयं को और अपने अर्थ को गौण बनाकर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करते हैं, विद्वानों के द्वारा वह ध्वनि काव्य कहा गया है। ठीक है, फिर से सुन लें। जहाँ अर्थ अथवा शब्द स्वयं को और अपने अर्थ को, ठीक है, गौण बनाकर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करते हैं, विद्वानों के द्वारा वह ध्वनि काव्य कहा गया है। आगे देखें। ध्वन्यालोक का खंडन करने वाले व्यक्ति विवेककार महीम भट्ट, क्या नाम है? महीम भट्ट ने इस लक्षण की शब्द योजना में ध्वन्यालोक का खंडन करने वाले, ध्वन्यालोक क्या है? आनंद वर्धन का ग्रंथ है। ठीक है, ध्वन्यालोक। तो इसका खंडन किसने किया? विवेककार महीम भट्ट ने। ठीक है, और इस लक्षण की शब्द योजना में अनेक दोष दिखाते हुए, ठीक है, तो अनेक दोष दिखलाए हैं। अतएव मम्मट ने इसी लक्षण को शब्द भेद से इस प्रकार कहा है। क्या कहा है? विद्वानों का कहना है कि वाच्य से व्यंग्य के अधिक होने पर ध्वनि नामक उत्तम काव्य होता है। ठीक है, किसने कहा? मम्मट ने कहा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना था, लेकिन जो बाद में उनकी संशोधित उत्तर कुंजी आई उसमें इन्होंने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना है। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारे सामने लक्षण है, ठीक है, क्या था लक्षण? जहां शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराए जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण हो। ठीक है, तो काव्य शास्त्र के अनुसार यह लक्षण किसका है? ध्वनि का। ऑप्शन सी। ठीक है, ध्वनि का लक्षण है। अगला प्रश्न है, ध्यान दें। किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है? ध्यान से सुने। किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है? तो ऑप्शन डी, आनंद वर्धन। आनंद वर्धन ने गुणों को रस आश्रित माना है। रस आश्रित कहने से क्या अभिप्राय है? कि जो गुण हैं वो किस पर आश्रित हैं? रस पर आश्रित हैं। ठीक है, आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2012 का प्रश्न है ये। व्याख्या देखते हैं दोस्तों। ध्यान देंगे, गुणों को रस आश्रित मानने वाले आचार्य आनंद वर्धन है। कौन है? आनंद वर्धन। ठीक, रीति और गुणों से संबद्ध आनंद वर्धन की मान्यता को जिस प्रकार परवर्ती काव्य शास्त्र में, परवर्ती कहने से अभिप्राय बाद के समय में, ठीक है, परवर्ती यानी बाद के, तो परवर्ती काव्य शास्त्र में सिद्धांत स्वीकार किया गया, उसी प्रकार गुणों और रसों के पारस्परिक संबंध की मान्यता को विद्वान आज तक उसी रूप में स्वीकार करते हैं। ठीक है, फिर से सुन लें। रीति और गुणों से संबद्ध आनंद वर्धन की मान्यता को जिस प्रकार परवर्ती काव्य शास्त्र में सिद्धांत स्वीकार किया गया, उसी प्रकार गुणों और रसों के पारस्परिक संबंध की मान्यता को विद्वान आज तक उसी रूप में स्वीकार करते हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे। काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभ आरंभ किसने किया? फिर से सुने, काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभ आरंभ किसने किया? तो ऑप्शन ए, वामन ने। किसने? वामन ने। ठीक है, पीजीटी परीक्षा 2000 का प्रश्न है ये। व्याख्या देखते हैं, ध्यान देंगे दोस्तों व्याख्या पर। वामन काव्यांगों में व्यवस्था लाने के लिए सर्वप्रथम प्रयत्न करते दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो वामन जो हैं काव्यांगों, ठीक है, काव्य के अंग, ठीक है, ऐसे है इसका ये संधि अगर हम करें तो। वामन काव्यांगों में व्यवस्था लाने के लिए सर्वप्रथम यानी सबसे पहले प्रयत्न करते दिखाई देते हैं। वामन के अनुसार काव्यों के द्रव्य गुण, वामन के अनुसार काव्य के द्रव्य गुण की उत्पत्ति देश विशेष से नहीं होती। ठीक है, क्या कह रहे हैं वामन? कि काव्यों के जो द्रव्य गुण होते हैं उनकी उत्पत्ति देश विशेष से नहीं होती। वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली रीतियों का विवेचन वह काव्य गुणों की उत्कृष्टता के आधार पर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ रीति हैं, कौन कौन सी? वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, ये कुछ रीतियां हैं जिनका विवेचन वह काव्य गुणों की उत्कृष्टता के आधार पर करते हैं। ठीक है, कि काव्य के गुणों में यह तीनों ही उत्कृष्ट हैं। ठीक है, ध्यान दें, आगे देखें। ओज, प्रसाद, माधुर्य, सौकुमार्य, उदारता, श्लेष, कांति, समता, समाधि और अर्थ व्यक्ति नामक शब्द और अर्थ गुणों से युक्त शैली उत्कृष्टतम होती है। ठीक है, फिर से सुन ले। ओज, प्रसाद, माधुर्य, सौकुमार्य, उदारता, श्लेष, कांति, समता, समाधि और अर्थ व्यक्ति नामक शब्द और अर्थ गुणों से युक्त शैली उत्कृष्टतम होती है। ठीक है, तो जिस शैली में ये सभी गुण पाए जाते हैं तो वो शैली क्या होती है? उत्कृष्ट शैली होती है। ठीक, आगे देखें। यह एक सार्वभौमिक सत्य है यानी यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या? देखते हैं। वामन, यह एक सार्वभौमिक सत्य कौन प्रस्तुत करते हैं? वामन प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, वामन। ठीक, वामन का संबंध किससे था? रीति संप्रदाय से। ठीक, आगे देखें, गौर करेंगे दोस्तों। इसका उदाहरण वैदर्भी रीतिपरक काव्य है। क्या है? वैदर्भी रीतिपरक काव्य है। वामन ने कहा है, क्या कहा है? कि जिस प्रकार रेखाओं में चित्र समा जाता है उसी प्रकार इन रीतियों में काव्य समाविष्ट हो जाता है। ठीक है, जिस प्रकार रेखाओं में चित्र समा जाता है उसी प्रकार इन रीतियों में काव्य समाविष्ट हो जाता है। वामन ने गुणों को अधिक महत्व देकर एक सीमा तक कवि की चित्तवृत्ति के योग को, किसको? कवि की चित्तवृत्ति के योग को स्वीकार किया है। ठीक है, अर्थ गुणों में कवि की नूतन कल्पना को समाधि नाम से, किस नाम से? समाधि नाम से, रस की उद्भावना कांति के नाम से, किस नाम से? रस की उद्भावना कांति के नाम से, तथा अर्थ की प्रौढ़ता औज नाम से स्वीकार की है। ठीक है, जब तक मन स्थिर होता है तब तक पद का रखना और हटाना ही होता रहता है। यानी जब तक मन स्थिर होता है, यानी स्थिर होने की, जब तक कहते हैं ना कि हमारे मन में द्वंद्व चलता रहता है। जब हमें कोई डिसीजन लेना होता है तो लगातार दिमाग में उलझन बनी रहती है।
तो उस उलझन की स्थिति में क्या है कि हम अस्थिर होते हैं, हमारा मन अस्थिर होता है, फैसला नहीं कर पाता हम क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन 3-4 दिन दिमाग लगाने के बाद, है ना, सोचने समझने के बाद पूरी तरह जब आप एक जगह आकर टिकते हैं और अपना फैसला सुनाते हैं, तब क्या हो जाता है, आपका मन स्थिर हो जाता है, यानी आपने एक डिसीजन ले लिया। होता है ना, कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि आपको समझ नहीं आता कि क्या करें क्या नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक सही गलत होता है, उसमें तो आसानी होती है चुनने में, लेकिन जहाँ दो सही खड़े हों आमने सामने, वहाँ आप कैसे डिसाइड करें कि क्या ज़्यादा सही है। तो जब ज़्यादा सही चुनने की बात हो तब ऐसी स्थिति बनती है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में आपका मन क्या होता है, अस्थिर होता है। लेकिन जब आप डिसीजन ले लेते हैं तब आप स्थिर हो जाते हैं। तो कुछ इसी तरह की बात ये भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जब तक मन स्थिर होता तब तक पद का रखना और हटाना ही होता रहता है। यानी कि जब तक हमारा मन स्थिर होता है, उससे स्थिर नहीं होता, तब तक हम पद को यानी शब्द को हटाते हैं और क्या करते हैं, रखते हैं। किसी वाक्य में पदों की रचना जब होती है, ठीक है, वाक्य पद बन जाता है, ठीक है। तो शब्दों को हटाते हैं, ठीक है, क्या शब्द हटाते हैं रखते हैं, हटाते हैं रखते हैं। अगर आप में से कुछ एक कविता भी करते होंगे तो कविता के शब्दों का जब चयन आप करने बैठते हैं तब भी ऐसी स्थिति होती है, क्योंकि हर शब्द अपने आप में अर्थ रखता है और हर शब्द अपने आप में प्रभावशाली होता है। जैसे हाँ और ना, है ना, हाँ और ना। हाँ का मतलब ये एक छोटा सा हाँ है, लेकिन ये बड़े बड़े डिसीजंस के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन आपका एक ना भी बहुत बड़े बड़े डिसीजंस को फेल कर सकता है। ये बातें भी आप समझते होंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह की बात इन्होंने रखी है, ठीक है, शब्दों को लेकर। आगे देखें, ध्यान देंगे दोस्तों, वामन के अनुसार यमक के पश्चात सभी शब्दा अलंकारों को उपमा का ही प्रपंच स्वीकार किया गया है, ठीक है। क्या कह रहे हैं वामन कि यमक के बाद सभी शब्दा अलंकारों को उपमा का ही प्रपंच स्वीकार किया गया है। अतः स्पष्ट है कि काव्य में अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभ आरंभ किसने किया, वामन ने किया, ठीक है। हमारा प्रश्न यही था ना कि काव्य में अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया, तो अभी हमने देखा वामन ने। किसने, वामन ने, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आचार्य वामन ने काव्य हेतु, देखो काव्य हेतु, हो सकता है थोड़ा सा आपको ये विषय बोरिंग लग रहा हो क्योंकि आसानी से समझ में नहीं आता, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इसे समझेंगे तो ये बहुत ही बेहतरीन विषय है, ठीक है, अगर समझेंगे तो, ठीक है। अन्यथा ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि इसे बहुत ज़्यादा डीप में आप समझें, लेकिन अगर समझेंगे तो आपके लिए ही चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो काव्य की उत्पत्ति क्यों हुई, काव्य का क्या अर्थ है, हम काव्य क्यों पढ़ रहे हैं, काव्य मीन्स संपूर्ण साहित्य, ठीक है। तो क्यों पढ़ रहे हैं, वाङ्मय का अर्थ भी साहित्य ही होता है, ठीक। तो हमें क्या मतलब ज़रूरत क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, है ना। तो उसका उत्तर है क्या, काव्य शास्त्र, ठीक है ना। तो वही बहस यहाँ पर आचार्यों में चल रही है कि काव्य को क्या माने, ठीक है। तो काव्य की परिभाषा को लेकर जो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग संप्रदाय रहे हैं, मत रहे हैं, वही आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है चीज़ें ना समझ में आ रही हो सकता है कि कुछ लोग पहली बार पढ़ रहे हों, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, कुछ भी चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। अगर आप उन चीज़ों को बार बार करते हैं, लगातार करते हैं, तो वह चीज़ यानी जो भी विषय आप पढ़ रहे हैं वह आपकी आदतों में आ जाता है और आपके लिए आसान हो जाता है, ठीक है। आप कंपेयर करें खुद को उन लोगों के साथ जो
अपने श्रेष्ठ स्थान पर पहुंच चुके हैं, तो वो भी आप ही के जैसे लोग हैं, कोई अलग से अलग दुनिया से नहीं आए हैं, ठीक है ना। लेकिन कड़ी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी और हर हाल में करनी पड़ेगी अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो, ठीक है। अदरवाइज ऐसे बहुत से लोग भी हैं जो पढ़ लेते हैं, फर्स्ट टाइम में भी एग्जाम क्रैक हो जाता है, लेकिन अगर उनसे कुछ पूछ लिया जाए तो आंसर नहीं बनते। तो रट्टे मार करके अगर चीज़ें करनी हैं तो वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए रहेंगी, आपको एग्जाम क्रैक करा सकती हैं, लेकिन जो चीज़ें आप ढंग से करेंगे और डीप स्टडी करेंगे, ठीक है, तो वो परमानेंट होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक फेलियर स्टूडेंट भी होगा, अगर वो नहीं कर पाया किसी भी वजह से, किसी भी कुछ भी स्थितियां हो सकती हैं भाई, किसी के भी परिवार की या कुछ भी चीज़ें, ठीक है, अगर वो नहीं कर पाए तो मैं मानती हूँ कि वो बच्चा ज़्यादा बेहतर है उस बच्चे से जो रट्टा मार के या फिर किताबों को पढ़कर या चोरी से या जैसे भी कॉपी करके उन्होंने एग्ज़ाम्स क्रैक करे हैं। मेरी नज़र में उन स्टूडेंट्स की वैल्यू ज़्यादा है जो किसी भी वजह से अगर नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट तो क्लियर रखते हैं। एटलीस्ट कभी किसी को कुछ कराना पड़े, किसी को समझाना पड़े, बताएंगे तो सही जी कि हमने अपना सब्जेक्ट ऐसे पढ़ा था, है ना। तो ध्यान रखिए, अपने लिए पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। अपने और सभी विषयों पर सबकी कमांड नहीं हो सकती, किसी का कोई विषय अच्छा होता है, किसी का कोई विषय अच्छा होता है। कोशिश कीजिए कि जो आपका विषय है आपको उसमें मास्टरी मिल जाए, ठीक है, क्योंकि जब आप डिग्रियां लेकर बाहर निकलेंगे तो आपसे आप ही का सब्जेक्ट पूछा जाएगा, कुछ अलग से चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखें इस चीज़ को। चलते हैं अगले प्रश्न पर, ध्यान दें। आचार्य वामन ने काव्य हेतु, हेतु का मतलब क्या होता है, के लिए, क्या, के लिए, ठीक है। तो काव्य के लिए, अगर हम इसका सरल अर्थ करें तो काव्य के लिए, ठीक। आगे देखें, आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का व्यवहार किया है, ठीक है, किस शब्द का व्यवहार किया है। तो ऑप्शन डी, काव्यांग, ठीक है। आचार्य वामन ने काव्य हेतु की जगह किस शब्द का प्रयोग किया है, काव्यांग का। देखो दोस्तों, सभी आचार्य बात एक ही चीज की कर रहे हैं, ठीक है, काव्य की ही बात हो रही है, ठीक है, लेकिन बस शब्दों का हेर फेर है, ठीक है। तो इसी बात को आपको पकड़ना है और यही वजह है कि आप साहित्य में काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको यही तो समझना है, और क्या है काव्य शास्त्र, तो यही समझना है कि किस आचार्य ने किस शब्द को ज्यादा मान्यता दी है। बात एक ही है, टॉपिक एक है, ठीक है, बस ध्यान रखें शब्द किसने क्या प्रयोग किया है। तो काव्य हेतु ना प्रयोग करके आचार्य वामन ने क्या प्रयोग किया है, काव्यांग, ठीक है, काव्यांग। डाइट प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।